दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, यह घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी दास्तां जिस पे जो ठीक सटीक बैठाती है कि जोरू और ज़मीन और जायदाद आज तक किसी की नहीं हुआ। और इस घटना में ठीक ऐसा ही मोड़ आता है कि जिसकी वजह से दो व्यक्ति ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को पैर नीचे एकदम ज़मीन सा खिसक जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है बाराबंकी, और ठीक उसी का ही एक सुबेहा थाना पड़ता है, और उसी का ही सुकुलपुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 15 जुलाई साल 2022 का दोपहर का लगभग वही 11 बजे का आसपास टाइम होता है। तो सभी लोग अपने अपने काम कर मौके पर जो होता अपने छत पर हवा पाने के लिए चढ़ जाते हैं। तभी देखते हैं गांव के साइड में एक घर होता, उसी के छत पर एक व्यक्ति रिवॉल्वर लहराता हुआ चारों तरफ टहल रहा होता है। वह व्यक्ति देखते हैं दंग से रह जाता है, क्योंकि वह जो मकान होता है वह मकान एक पंडित का होता है, जिसके नाम उस गांव में काफ़ी तरक्की पर होते हैं, सत्यनारायण शुक्ला। उनका अपना मझला बेटा होता है अखिलेश शुक्ला, जो अपनी ही छत पर खड़ा होता है। तो उसी समय गांव के लोग देखते हैं, बड़े अचंभे में रह जाते हैं। वह उसी समय दहशत में आ जाते हैं कि आखिर आगे कुछ गलत ना हो जाए। और कुछ चीख की बात वहीं अखिलेश कह ही रहा था, तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है गाँव का, तुरंत डायल 112 नंबर घुमा देता है। और उसी वक्त मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है और देखती है नज़ारा, वह भी दंग सा रह जाती है, क्योंकि चारों तरफ जो दीवार होते हैं छज्जे से घिरे होते हैं, और उसी के छत के ऊपर जो अखिलेश रिवॉल्वर लहरा कर कुछ इशारा कर रहा होता है। पुलिस की टीम नीचे खड़ी होती है और अखिलेश से पूछने लग जाती है कि आखिर क्या बात है, तुम क्यों खड़े हो ऊपर। अखिलेश वहीं पर बड़ी तेज़ आवाज़ लगाते हुए कह रहा था कि साहब, हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बल्कि हम भी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। वहाँ इंस्पेक्टर भी खड़े होते हैं। यह मंजर सुनकर वह भी दंग से रह जाते हैं। लेकिन उसी वक्त जो होता है, काफ़ी समझाते बुझाते इंस्पेक्टर जैसे ही अखिलेश के करीब जाने की भरपूर कोशिश करते हैं, तो अखिलेश उनको चेतावनी दे बैठता है कि आप अगर हमारे करीब आएंगे तो हम भी इसी रिवॉल्वर से अपने आप को इसी वक्त मिटा लेंगे। थाना इंस्पेक्टर सुनते हैं, वह भी चौक से जाते अपनी टीम को इशारा करते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ हितैषी लोग होते हैं, अखिलेश के ही करीब जाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वह अखिलेश उनकी बात नहीं सुनता, उनको भी वही चेतावनी दोबारा दोहरा देता है। लेकिन करीबी के द्वारा पता चलता है अखिलेश जो अपने मन मुताबिक बात लोगों को सामने चिल्ला कर कह रहा होता है कि हमने ठीक 2 दिन पहले ही अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी को इस दुनिया से जुदा कर दिया और ले जाकर कट्टे में एक बोरी में बॉडी को डंप कर दिया है। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, जीने का जो सहारा था वह ख़त्म हो गया है। और गांव के लोग जैसे ही इस मंजर के बारे में जानकारी पाते हैं, एकदम दहल से जाते हैं, क्योंकि गांव लोग पूरे दिन जो होता है अपने कामों में व्यस्त होते हैं और इस चीज़ की उन्हें भनक भी नहीं लगती। लेकिन जब इतनी सी बात की भनक लगती है तो लोग सन्न से रह जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा कारनामा इस घर में हो गया, अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला। थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं अपने हिसाब से उस घर के अंदर जो होते हैं अपने सिपाही को घुसाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन सिपाही जो होते हैं इधर अखिलेश की बात समझने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन अखिलेश की बात कोई सुनना भी नहीं चाहता था, कि सब लोग अपने काम में लगे पड़े होते हैं। लेकिन पुलिस की एक टीम होती है जो फोर्स की तरह तैनात होती है, वह अंदर जाती है, लेकिन दरवाजे देखती तो बंद हैं और दरवाजे को तोड़ने की भरपूर कोशिश करती है। और दरवाजे पर टूटने की जैसी आवाज़ आता है तो उसी वक्त अखिलेश के कानों में टूटने की आवाज़ पहुंच जाता। अखिलेश समझ जाता कि अब पुलिस हमारे पीछे पहुंचने वाली है। और उसी वक्त अखिलेश जो होता है उसी रिवॉल्वर से 3 गोली छोड़ता है, लेकिन तीनों के तीनों मिस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा जोर से टूटता है, उसी वक्त अखिलेश अपने ही उसी रिवॉल्वर से अपने ही
दूसरे हिस्से पर एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से अखिलेश वहीं लहलुहान अवस्था में गिर जाता है। लेकिन दरवाज़ा टूटते ही पुलिस की टीम अंदर घुसती है तो अंदर देखती है खून से लथपथ अवस्था में उधर अखिलेश का ही एक अपना भाई होता है अजय शुक्ला, जो फर्श पर खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा होता है। लेकिन दूसरी तरफ दाहिने तरफ चारपाई होता है, उसी के बगल सत्यनारायण भी एक खून से लथपथ अवस्था में होते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति होती है थोड़ी बहुत सुधार में होती है। अंदर जो नज़ारा भी देखता है वह सहम नहीं पाता कि आखिर क्या हो गया। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से घर में जैसे घुसती है तो उसी वक्त एक टीम ऊपर पहुंचती है, देखती है अखिलेश जो होता है वह पूरी तरह से छत पर लहलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो होता है कुछ हलचलें मची होती है। पुलिस की टीम उसी वक्त पूरे कमरे की तलाशी लेती है। तभी पुलिस को आभास हो जाता है कि आखिर अखिलेश की जो अपनी पत्नी है वह इस समय है कहाँ। इसीलिए पुलिस की टीम अपने हिसाब से उस घर के कोने कोने तलाशी करती है। लेकिन घर के जैसे दूसरी तरफ एक टीम पहुंचती है, एक झोपड़ी होता है, उसी झोपड़ी में एक कट्टा रखा होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम जैसे कट्टे के मुंह को खोलती देखती उसमें एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। यह अखिलेश की अपनी पत्नी अंजलि का डेड बॉडी होता है। पुलिस की टीम बाहर निकालती है, अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी समय इधर सत्यनारायण और साथ में अखिलेश को अपने ही कब्जे में लेकर ट्रामा सेंटर भेज देती है इलाज के लिए। दूसरी तरफ कमरे की निरीक्षण अच्छी तरीके से किया जाता है। तभी पुलिस को आभास हो जाता है कि जो होता अजय शुक्ला और साथ में अखिलेश की जो पत्नी होती है अंजलि भी इस दुनिया को छोड़ के पूरी तरह से जा चुकी है। इसके लिए पुलिस जो होती है वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं सबसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद कुछ करीबियों से पूछताछ भी किया जाता है। पुलिस के सामने हर बार चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती है। पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए इधर अजय शुक्ला और साथ में अखिलेश की जो अपनी पत्नी होती है अंजलि शुक्ला के दोनों को बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। और वहीं पर खड़े इधर अजय का अपना छोटा भाई होता है अनिल शुक्ला भी वहीं धाड़े मारकर चीख चिल्ला रहा होता है। लेकिन पुलिस के सामने जब यह बात इधर खुद जो होता अखिलेश रख रहा होता तो पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात ऐसे रख जाता क्योंकि उसने पुलिस के सामने जिक्र पहले ही कर चुका होता कि हमारा अपना जो छोटा भाई है अनिल और साथ में हमारी जो पत्नी है अंजलि के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और इसकी जानकारी हमें थी और इसकी वजह से हमने अपने पत्नी को अपने ही रास्ते से हटाया है। पुलिस की टीम यह भनक पाती है, अपने हिसाब से उस केस को सुलझाने में तो लग जाती है। लेकिन पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिर इसमें कितना सच्चाई है। इसीलिए पुलिस की टीम वहां पर खड़े अनिल के पास जाती है। लेकिन जब अनिल के पास पुलिस पहुंचती है, पूछताछ करती है उस प्रेम संबंध के बारे में, अंजलि के बारे में, तो पता चलता है कि अनिल जो सच्चाई रखता है यही कहता है साधारण जवाब में कि साहब हमारे बीच भाभी के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं, बस हमारे भाई का अपना शक अलग नज़रिया होता है और इसकी वजह से हमारे भाई ने एक दिन खुद अपने ही घर से हमें निकाल कर अलग कर दिया था और कई दिनों से हमारे भाई के बीच और हमारे बीच मनमुटाव बना हुआ है। इसके आगे साहब हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता होता है कि मामला पूरी तरह से सुलझ गया होता है। तो पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर जिस बात का जिक्र अखिलेश ने खुद सबके सामने किया कि हमारे भाई अनिल और हमारी पत्नी अंजलि के बीच कई महीनों से अफेयर चल रहा है, इसकी जानकारी हमें थी और इसी वजह से तंग आकर हम अपने दुनिया मिटाने का फैसला और साथ में पत्नी को मिटा दिए। पुलिस सोचती है कि आखिर इन सब का कारण क्या है, सच्चाई क्या है, यह सब जानने के लिए अब वहाँ जितने भी करीबी लोग होते हैं उनसे पूछताछ किया जाता है। लेकिन पता चलता सत्यनारायण अस्पताल में मौके पर उनकी इलाज भी चल रही होती है। लेकिन उनसे कुछ जब पूछताछ किया जाता है कुछ सच्चाई तो सामने आता है, जिससे यही पता चलता है कि इधर अखिलेश के टोटल लेकर 4 भाई होते हैं। चारों भाइयों में 3 भाई तो अलग रह रहे होते हैं, लेकिन इधर अनिल जो था अपने पिता सत्यनारायण के साथ अलग रिश्ते में रह रहा होता है। लेकिन ठीक होता यूँ है कि 15 जुलाई का जैसे ही सुबह का टाइम होता उसी वक्त जो होता है अखिलेश अपने ही 2 भाइयों को अपने पास बुलाता है। कारण ये होता है कि अखिलेश के पास जो होता है टोटली 3 बिस्वा ज़मीन होता है जो उसके खरीदे हुए होते हैं। लेकिन उसी ज़मीन के लिए जो होता है तीनों भाइयों में लेन देन के लिए कई बार लफड़े होते थे और उसी को सुलझाने के लिए अखिलेश अपने दोनों भाई अजय और अनिल को अपने पास बुलाता है, लेकिन अपने पिता अजय को भी बुलाता है।
लेकिन किसी बात को लेकर झगड़े तकरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर इधर अनिल और साथ में अजय को भरपूर कोशिश करता है मिटाने के लिए। लेकिन उसी वक्त पता चलता है सुरागों के द्वारा कि अनिल जो था वहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए दुकान पे बाहर गया हुआ था और मौका परस देखकर अखिलेश शुक्ला को अपने ही रास्ते से इधर अखिलेश हटा देता है। पुलिस को इस बात की भनक लगने के बाद पुलिस को जो होता है इधर विश्वास नहीं होता कि आखिर अखिलेश का जो सबसे ज़्यादा और जातीय दुश्मन था उसका तो अपना छोटा भाई अनिल था, आखिर वह बच कैसे गया। पुलिस के मन में यही शंकाएं गूंजती है कि आखिर कारण क्या था, क्योंकि अखिलेश के पीछे भी अनिल पड़ा हुआ था, ज़मीन के पीछे और साथ में पत्नी के पीछे। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए इधर अनिल और साथ में अंजलि के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब CDR डिटेल अंजलि का निकलता है तो उसी से पूरी तरह से पुलिस को यकीन हो जाता है कि ठीक अनिल और साथ में अंजलि के बीच कई दिनों से मिनटों बात हुआ करते थे और घटना के लगभग एक दिन पहले भी 5 मिनट बात हुए थे। पुलिस का जो शंका होता है यकीन में और अखिलेश का जो कहावत होता हुआ भी यकीन में बदल जाता है कि ठीक है जो हुआ पूरी तरह से सही हुआ था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है जानने के लिए ट्रामा सेंटर जाती है तो पता चलता है कि सत्यनारायण को होश दोस्तों आ चुका है, लेकिन अखिलेश की हालत में अभी सुधार करने के लिए वहां के डॉक्टर कर्मचारी लगे हुए हैं। पुलिस की टीम अपने हिसाब से अपनी टीमों का गठन करती है और इस केस की सच्चाई जानने के लिए लग भी जाती है। लेकिन इधर अनिल के तहरीर पर खुद जाकर अखिलेश के ऊपर जो होता है अंजलि और साथ में अजय के हत्या का जो मामला होता है इधर सीधा का सीधा धारा 302 के तहत अखिलेश के ऊपर दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस की टीम जब इस केस की सच्चाई के लिए रिश्तेदारों और साथ में अखिलेश के परिवार वालों और सत्यनारायण से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद यही मामला निकल के आता है कि जड़ और जोरू और ज़मीन आज तक किसी ने नहीं हुआ। लेकिन जो सच्चाई आता है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में ठीक इसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बाराबंकी और ठीक उसी का ही सुबेहा थाना लगता है और उसी का ही सुकुलपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं सत्यनारायण जिनके पास लगभग 5 बीघा से ज़्यादा खेती होती है और उसी खेती में जाकर अपनी फल फूल उगाते और अच्छे दामों पर ले जाकर मार्केट में बेच बाच किया करते थे, जिसकी वजह से उनके चारों बच्चों का भरपूर पालन पोषण हो जाया करता था। समय के हिसाब से पंडिताइन के हिसाब से जो था इधर सत्यनारायण का खर्चा बड़े आराम से निकल जाता था, वक्त निकलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच सत्यनारायण कैसे ना तैसे कर अपने तीनों बच्चों का शादी बड़े बेहतर तरीके से कर देते हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है राघव शरण की अपनी पत्नी भी होती है और अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर ठीक अपने गांव के दूसरे फ्लैट में ले जाकर नए मकान में रहने लग जाता। परिवार जो होता राघव शरण का काफ़ी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। सत्यनारायण देखते हैं कि अभी हमारा जो अपना छोटा बेटा है अनिल और साथ में अखिलेश और साथ में अजय अभी शादी के लिए पहुंचते हुए हैं, तो उसी वक्त अजय के लिए भी रिश्ते की तलाशी करते हैं और उसके साथ भी नई ज़िंदगी बसवा देते हैं। वह भी अपनी पत्नी को लेता है और लेकर नए मकान में शिफ्ट हो जाता है और अपने परिवार और साथ में कुछ सालों के अंदर 3 बच्चों के सहित रहना शुरू कर देता है। अब इधर सबसे छोटे जो भाई बचते हैं अखिलेश और साथ में अजय, दोनों अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद अपने पिता सत्यनारायण और साथ में अपनी मां के साथ नई घर गृहस्थी में उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है सत्यनारायण को लगने लग जाता है क्यों ना चलकर अखिलेश की शादी कर दिया जाए, क्योंकि अखिलेश जो होता है उस समय दिल्ली में एक प्राइवेट फैक्ट्री होता है उसी में जाकर अपने जीवन गुजार रहा होता है। लेकिन जब सत्यनारायण देखते हैं कि हमारा जो बेटा है अखिलेश अपने पैरों पर खुद खड़ा हो चुका है, तो उसी वक्त शादी का फैसला लेते हैं और शादी के साथ जो होता है अखिलेश के लिए नई लड़की की तलाशी करते हैं। तभी सत्यनारायण के कुछ अपने खास रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक इसी उत्तर प्रदेश के ही जो अमेठी ज़िला पड़ता है उसी का ही शुक्ल बाजार एक कस्बा लगता है और उसी का ही बोबूपुर मजरा पाली एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राजकुमार। उनकी अपनी 3री नंबर की बेटी होती है अंजलि, जो देखने में काफ़ी चंचल भी होती है, यहाँ तक कि पढ़ाई में तेज़ और अव्वल भी होती है। राजकुमार अपनी बेटी के लिए जब रिश्ते की तलाशी करते हैं उसी वक्त सत्यनारायण के बेटे का रिश्ता आ जाता है और अपनी बेटी और साथ में सत्यनारायण के बेटे इधर अखिलेश की जो शादी होती है घटना से मात्र 3 साल पहले जाकर बेहतर तरीके से कर देते हैं। और शादी के वक्त जो होता है बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी अंजलि अखिलेश के साथ बिताना शुरू कर देती है, क्योंकि पति पाकर बड़े बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवार लेती है। वक्त गुजरने लग जाता है, लेकिन इधर अंजलि का एक छोटा सा परिवार होता है।
क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ उसके अपने ससुर होते हैं, क्योंकि उसकी जो सास होती है ठीक शादी से कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है। और उसके घर में सिर्फ अंजलि के अलावा उसका अपना छोटा देवर अनिल होता था, क्योंकि अनिल जो था पास लखनऊ में जाकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। लेकिन इधर अंजलि का जो अपना पति होता है दिल्ली में जाकर जॉब किया करता था। कुछ दिन तो वक्त निकलता है, लेकिन जब वक्त निकलने लग जाता सत्यनारायण जो होते हैं अपने काम पे पंडिताई पर ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय उनको किसी के यहाँ देना पड़ जाता है। कभी रात, कभी दिन, कभी भी बुलावा आ जाता तो अपने पंडिताई के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इधर जब कुछ दिन चलता है, कुछ दिन चलने के बाद अखिलेश जो होता है अपना घर बार छोड़कर अपनी पत्नी को अपने ही घर अपने पिता के बलबूते छोड़कर दिल्ली निकल जाता है। अब इधर दिल्ली निकल जाता है, लेकिन घर में सिर्फ जो बचता है सिर्फ उसका ही अपना ही छोटा भाई अनिल शुक्ला ही बचता है। अनिल पास लखनऊ में ही जब नौकरी करता था तो छुट्टी पाने के बाद मौका निकाल कर अपने घर ज़रूर आ जाता, क्योंकि अनिल के ऊपर अपने घर की सारी जिम्मेदारी होती थी, देख रेख उसी का होता था। क्योंकि उसके जो अपने दोनों भाई होते हैं वह तो अपने अपने परिवार को लेकर अलग रह रहे होते हैं, लेकिन अनिल जो होता है अपने परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेखूब तरीके से उठा रहा होता है। लेकिन समय के हिसाब से अंजलि जो होती है अपनी ज़िंदगी अपने घर गृहस्थी में इस तरह ढल जाती है कि हमेशा हमेशा के लिए अपना ही ससुराल अपना निवास बना लेती है। लेकिन कब भी अगर मायके जाना होता है बड़े कोशिश कर कर मायके चली जाती, फिर रात भर में ही वापस आ जाती। अपनी ज़िंदगी अपने घर गृहस्थी अंजलि निकालना शुरू कर देती है। वक्त गुजरने लग जाता है, लेकिन इसी बीच एक ही घर में रहने की वजह से अंजलि का जो निगाह होता है जाकर उसके छोटे देवर अनिल पे पड़ जाता है, क्योंकि घर में ना उसका पति होता है ना उसके अपने ससुर सत्यनारायण होते हैं। अकेले होने के नाते दोनों के बीच करीबी आता है, और हंसी मजाक होने के नाते एक दिन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं, और प्रेम संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। अनिल और साथ में अंजलि के बीच या रिश्ते की जो जानकारी होता है कभी किसी को कानों कान तक नहीं लग पाता। लेकिन जब वक्त निकलने लग जाता है तो इसी बीच पड़ोसियों को भी कुछ इत्तला हो जाता है कि आखिर अनिल जो होता है अपने पिता के गैर मौजूदगी में घर में ज़्यादा देर क्यों टिका रहता है। उनके कानों में भनक पहुंचती है, वह भी इस चीज़ के चर्चे अपने मोहल्ले में गुजार देते हैं। गुजारने की वजह से इसकी जो खबर होता है, अब यह खबर जाकर अखिलेश के कानों में किसी यार की तरह से पहुंच जाता। लेकिन अखिलेश जब सुनता है तो एक बार सुनने के बाद अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के इस कर्म पर यकीन नहीं करता। वह जानना चाहता था कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, और इसीलिए जो होता है अखिलेश एक दिन कुछ छुट्टी लेता है, अपने घर आता है और इतनी सच्चाई जानने के लिए पीछे पड़ जाता है। और तभी एक दिन इधर अंजलि जो होती है वॉशरूम करने के लिए गई हुई थी, तो अंजलि का जो मोबाइल होता है वह बाहर ही पड़ा होता है। उसी मोबाइल के पास जाता है अखिलेश और खोल के देखता है कि सही में उसमें जो चैटिंग है काफ़ी अश्लील जो फ़ोटो है वह अंजलि का खुद उसके अपने छोटे भाई अनिल शुक्ला के साथ पड़े हुए हैं। वह मामले को समझ जाता है, आगे ना उसके कुछ सोचने लायक बचता है ना समझने के लायक। लेकिन जैसे ही अंजलि से इस बारे में जाकर जिक्र करता है तो अंजलि कह जाती है कि बस यहाँ देवर भाभी तक बात सीमित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यह जो शंका होता है यह शंका अखिलेश के मन में घर कर जाता है, और यह घर करते हुए और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आए दिन जो होता है जब भी घर में इधर अनिल आता तो अखिलेश पीछे पड़ा रहता, लेकिन दोनों के बीच दूरियां कुछ दिन तो बदल जाती हैं, शांत रहती है। लेकिन जैसे ही अंजलि देखती है कि हमारा जो पति है दोबारा अब शहर जाने वाला है, फिर मौके की तलाश में अनिल के साथ लग जाती, फिर अपने रिश्ते को अपने ही बेडरूम में जाकर अपने ही देवर के साथ अंजाम देना शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला जो होता है बेधड़क अंजलि और अनिल के बीच चलने लग जाता है, और चलते चलते कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम कभी कभी इधर अखिलेश जो होता है अपनी पत्नी अंजलि के मोबाइल नंबर पर जब कॉल करता तो मोबाइल जो होता है उस समय अंजलि का व्यस्त बताता, और उसकी जो शंका होता है अखिलेश का अपने भाई और अपनी पत्नी के विरुद्ध और बढ़ जाता है कि बस करो अभी भी वही कारनामे चल रहे हैं। अब इसीलिए अब सच्चाई जानने के लिए दोबारा छुट्टी लेता और छुट्टी लेकर अपने घर आता है। आने के बाद अब सच्चाई अपने ही आंखों के सामने रखने के लिए उस कतकंडे के तहत एक योजना बनाता है, और उसी योजना के तहत जो होता है ठीक घटना से ठीक कुछ महीने पहले जो होता है जब शाम का टाइम होता है उसी वक्त अखिलेश अपने गांव के बाहर जाता है, कुछ यार दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी सारा शराब के पैक लगाता है। लेकिन उसी वक्त जो होता है इधर अखिलेश अपना मोबाइल बंद कर लेता है। दूसरी तरफ अंजलि जो होती है अखिलेश के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है तो हर वक्त बंद बताता है। अंजलि समझ जाती है कि हो सकता है किसी यार के पास सोकर गहरी अवस्था में पूरी नींद बिताएं,
और सुबह के टाइम आए तो वह समझ जाती कि अंजलि आखिर अब क्या करना चाहिए। अंजलि अनिल के पास कॉल करती है और अपने ही बेडरूम में बुला लेती है। बुलाने के बाद पूरी रात गुजरने को हो जाता है। जैसे ही भोर का 5 बजे के आसपास टाइम होता है तो अखिलेश जो होता है तुरंत ही नशे में धुत होकर अपने ही रूम में पहुंचता है। दरवाज़ा बंद देखता है, बाहर से पिटाई शुरू कर देता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके मन में शंकाएं गूंज बैठते कि आखिर अंदर हलचल क्या हो रहा होगा। काफ़ी बार आवाज़ लगाता है, लेकिन तब तक अनिल अंदर ही होता है। अनिल पीछे वाले दरवाजे से छत की तरफ से अपने कमरे में घुस जाता है, लेकिन अंजलि जो होती है उसी वक्त पीछे वाले दरवाजे से छत की तरफ चली जाती है। लेकिन कैसे न तैसे कर अनिल जो होता है देखता है कि ऊपर कुंडी तो लगा हुआ है, समझ जाता है कि अंदर से कुंडी बंद है और वह खोल लेता है। दाहिने हाथ से अंदर घुस जाता, बैठे रहता है, लेकिन तब तक अंजलि अंदर आती है। वह कहने लग जाता है कि हमें पता था तुम लोग क्या कर रहे थे। और इसी बात को लेकर अंजलि और अखिलेश में कई बार झगड़े तकरार होते हैं और यह सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता है। और चलते चलते फिर महीने गुजरने के हो जाते हैं, पिटाई तक हो जाते हैं। लेकिन अंजलि जो होती है अपने पति इधर अखिलेश से परेशान हो जाती है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए अनिल से साथ रहने के लिए मिन्नतें करती है। लेकिन अनिल जो होता है अपने भाभी को अपने साथ रखने से इजाज़त नहीं देता। लेकिन तब अखिलेश के मन में जो शंका होता है, जब घर कर जाता है तो अपने भाई को अपने ही घर से बेदखल कर देता है और अपने ही पिता सत्यनारायण के पास भेज देता है, दूसरे ही मकान में। और इधर अखिलेश और साथ में अंजलि अपने घर में अकेला रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कुछ वक्त बीतता है, कुछ वक्त बीतने के बाद अखिलेश के पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं और उसी वक्त अपने ही घर के सामने 3 बिस्वा ज़मीन ले लेता है। लेकिन उसी ज़मीन को लेने के बाद अब तीनों भाई जो होते हैं उसी ज़मीन पर कुछ दिन बाद अपना हक जमाते हैं, जिसकी वजह से वह ज़मीन इधर खुद होता है। अखिलेश तीनों को देने से मना कर देता और इसी को लेकर चारों भाइयों में काफ़ी बार झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन जब कभी अखिलेश उस ज़मीन पर जाकर नया मकान बनाने की कोशिश करता, तीनों भाइयों में कोई ना कोई भाई मिलकर थाने जाता, पुलिस को बुलाता और बने हुए मकान तक के तोड़वा देते हैं। और जिसकी वजह से चारों भाइयों में कई बार झगड़े तकरार बढ़ते हैं। झगड़े तकरार सिलसिला होता है जब चलने लग जाता है, तो इसी वजह से इधर खुद अखिलेश दोनों चिंताओं में डूब पड़ता है कि आखिर हमारी पत्नी का हमारे अपने भाई अनिल के साथ और हमारे तीनों भाइयों का हमारे साथ ज़मीन को लेकर लफड़े चल रहे हैं। आखिर इससे निजात कैसे पाया जाए। और निजात पाने के लिए काफ़ी खतरनाक षड्यंत्र बना लेता है और उसी षड्यंत्र के तहत एक प्लान आता है। लेकिन जब तक प्लान में लगा रहता है तब तक ठीक घटना से मात्र 2 दिन पहले ही अपने ही घर में जैसे घुसने की कोशिश करता देखता कि अंजलि का जो दरवाज़ा है वह तो अंदर से बंद है। करीब जाता है, कान लगा के सुनता है तो पता चलता अंजलि जो होती है फ़ोन पर किसी से तूड़ तड़ाक बात कर रही है। दरवाज़ा बार बार पीटता है, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाता है। लेकिन जैसे अंजलि दरवाज़ा खोलती है तो उसी वक्त अंदर जाता है, मोबाइल देखता है तो उसी पर अनिल का नाम लिखा होता है। समझ जाता मंजर क्या है और वहीं पर अपनी पत्नी का पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन अंजलि बेधड़क खड़ी हो जाती है और दोनों में काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं। जब झगड़े तकरार होते हैं तो अखिलेश समझ जाता कि आखिर अब मकसद क्या करना चाहिए। अपने ही पास रखा हुआ एक तेजधार वजनदार हथियार होता है वही लेता है और अंजलि के ऊपर एक के बाद एक वार करता है, जिसकी वजह से अंजलि वही दुनिया छोड़ के चली जाती है। उसके बॉडी को लगभग कई हिस्से कर देता है। पास रखा हुआ एक बोरी होता है उसी कट्टे में ले जाकर बॉडी को डंप कर देता है, झोपड़ी में ले जाकर ठिकाने लगा देता है। लेकिन जब तक अखिलेश को होश आता तब तक उसको लगता कि अब तो हमारी दुनिया पूरी तरह से उखड़ चुकी है, क्योंकि इधर ना हमारी पत्नी हुई ना हमारे तीनों भाई हमारे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर हमारे साथ काफ़ी बेवफाई किए। और उसी वक्त ठान लेता क्यों ना अपने तीनों भाइयों को भी इसी ठिकाने लगा दिया जाए। और उसी दिन से प्लान बनाता और प्लान के तहत ठीक 15 जुलाई साल 2022 का है। जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है उसी वक्त चालाकी भरे षड्यंत्र के तहत जो होता है अपने ही पिता सत्यनारायण को सबसे पहले अपने पास बुलाता अपने घर में, फिर अपने बड़े भाई अजय को और साथ में अपने छोटे भाई अनिल को। तीनों को पास बुलाने के बाद ज़मीन के बारे में कुछ विमर्श करते हैं। लेकिन उसी बीच अनिल को इधर खुद जो होता है अखिलेश कह देता है कि तुम बाहर जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तब तक हम कुछ राय मशवरा कर रहे हैं। लेकिन जैसे अनिल निकलता है बाहर तो उसी वक्त दौड़ कर इधर अखिलेश दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता। पास रखा हुआ जिस हथियार से अपनी पत्नी
को ठिकाने लगाया हुआ था उसी हथियार को लेता है, खुद अपने भाई अजय के ऊपर एक टूट पड़ता है और ठीक उसी तरह अपने भाई को ही ठिकाने लगा देता है। लेकिन बीच बचाव में सत्यनारायण पड़ते हैं, उनके ऊपर भी टूट पड़ता है। लेकिन तब तक उसका अपना छोटा भाई अनिल आता दरवाजे पर हाथ पीटना शुरू कर देता, समझ जाता है कि हमारा भाई अब आगे आएगा तो मामला बिगड़ जाएगा और तुरंत जीने का सहारा लेता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद अपने ही जेब से रिवॉल्वर निकालता है और वहीं रहना शुरू कर देता, चिल्ला कर बेवफाई की चिल्ला कर बात कर देता है। लेकिन तब तक यह जो मंजर होता है गांव में पूरी तरह से बिखर गया होता है। लेकिन आगे गर्ज होता है इधर अखिलेश का वजह से तहस महस हो जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एकदम थर्रा से जाती है और पुलिस की टीम के सामने जो सच्चाई, इधर खुद अजय की अपनी पत्नी होती है और उसके टोटल 3 बच्चे होते हैं जो हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। आखिर इन सब में जो मोड़ आता है बस यही जर और जोरू और ज़मीन की बेवफाई का, जिसके निकलकर सबके सामने अखिलेश ने तहस महस कर दिया। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।